हर्षद शांतिलाल मेहता। बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। बीएससी का बच्चन है बच्चन। इज ही एन इडियट? हर्षद इज अ हीरो। फ्रॉड। ये हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सपरिवार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। ये है हमारा मूवी रिव्यू सेक्शन। इस सेक्शन में हम बात करेंगे अभी हालिया दिनों में रिलीज वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। सोनी लिव पर यह सीरीज आई है और खासी चर्चा में है इन दिनों। क्या है इस सीरीज में और कैसा आ रहा है रिव्यू, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये फिल्म बिजनेस वर्ल्ड पे आधारित है। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, मनी मार्केट के इर्द गिर्द घूमती हुई ये वेब सीरीज है। और आज हमारे बीच में इस रिव्यू सेक्शन में जो विशेष मेहमान आए हुए हैं, एक्सपर्ट आए हुए हैं, जिनसे हम इस फिल्म के बारे में जानेंगे, वेब सीरीज के बारे में जानेंगे, वो पिछले 1.5 दशकों से अलग अलग बिजनेस चैनल्स में कार्यरत हैं और स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, मनी मार्केट की गहरी समझ रखते हैं। जी, मैं स्वागत करूंगा विपुल सिंह जी का। विपुल जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार, धन्यवाद आपका हमको आमंत्रित करने के लिए। आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले भी जब आने का मौका मिला है, ढेर सारा प्यार आपके दर्शकों से मिला है। उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी बातचीत है, जो समीक्षा है, वो हमारे दर्शकों को अच्छी लगे। पुनः स्वागत विपुल जी। और ये हमारा मूवी रिव्यू सेक्शन है और ये एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पे बहुत सारी वेब सीरीज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं। और हालिया दिनों में एक वेब सीरीज जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, वो सोनी लिव पे जो फिल्म आई, वेब सीरीज आई, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। एक ऐसी कहानी जिसने उस दौर में सबको हिलाकर रख दिया था। डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले ये बताइए, कैसी लगी आपको ये वेब सीरीज? नहीं, देखी मैंने। और मैं आपको बताऊं कि जब वेब सीरीज आप देखते हैं तो कई बार ये मन में आशंका रहती है कि इसको परिवार के साथ देखा जाए या ना देखा जाए, क्योंकि एक वेब सीरीज का एक तरीके से सिनोनिम बन चुका है कि उसमें कुछ गाली गलौज होगी, अश्लीलता होगी। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हमने देखी जो बनी है, लेकिन उसमें ऐसा लगता है जानबूझ करके कुछ ऐसा कंटेंट डालने की कोशिश की जाती है, शायद उसे चलाने के लिए। लेकिन ये मतलब देख करके ये दिल खुश हुआ कि कोई कहीं कोई फूहड़पन नहीं, एक साफ सुथरी कहानी और बांटती हुई कहानी दिखाई दी। और खासतौर से चूंकि आपने मेरा परिचय कराया कि एक बिजनेस जर्नलिस्ट के रूप में मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो जिज्ञासा थी ही। लेकिन जो लोग शेयर बाजार से नहीं जुड़े हुए हैं, आगे हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, उनके लिए भी ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग इस लिहाज से रही, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की कहानी दिखाई गई है। एक ऐसे व्यक्ति की जो नीचे से उठता है और एक ऊंचाई तक जाता है और फिर कैसे सिस्टम के जरिए उसका पतन होता है। तो इसके इर्द गिर्द घूमती रही। और मेरी तरफ से तो भाई मेरे जैसे तमाम लोगों की तरफ से जो है बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। और शायद सबसे ज्यादा रैंक हासिल करने वाली ये वेब सीरीज बन चुकी है। 9.6 जो है IMDb की रेटिंग जो है इसको मिल रही है, तो काफी सफल रही है, दर्शकों का प्यार मिल रहा है। इस पर विस्तार पूर्वक हम लोग धीरे धीरे करके आगे चर्चा। निश्चित तौर पे। और सोनी लिव एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आगे चल रहा है। पिछली जो इनकी वेब सीरीज रही अनदेखी, उसे भी बहुत प्रेम मिला दर्शकों का। वो भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छी वेब सीरीज थी। और ये इस वेब सीरीज की एक विशेष बात ये है कि बहुत सारे लोग, निश्चित तौर पे एक सीमित तबका है जो शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट को समझता है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो उस फील्ड से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, वो भी तकरीबन 12 एपिसोड का ये पूरी वेब सीरीज है, लेकिन वो उसमें बंधे रहे, शेयर मार्केट को और करीबियत के साथ समझ सके। एक वो दौर जब ऐसे पर्ची पे लिख के दे दिया जाता था, वहां से कैसा एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई, किस तरीके से एक बढ़ते हुए व्यक्ति को एकदम से नीचे लाया गया। तो मुझे ये बताइए कि किस प्रकार की चुनौतियां रही होंगी फिल्म मेकर के लिए कि एक ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट को, मैं कहूंगा, या यूं कहें फाइनेंशियल सब्जेक्ट को इतनी सरलता के साथ सामान्य दर्शक तक पहुंचाने के लिए कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? बहुत बहुत मुश्किल होता है, खास तौर से जो छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज थे। और हो सकता है बहुत सारे दर्शकों ने गौर ना किया हो, लेकिन देख करके वाकई में ऐसा लगा कि जैसे आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि बाजार जब तेजी के साथ आगे बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं बुल मार्केट, बड़ी बड़ी हेडलाइन छपती है। जब नीचे आता है तो बेयर मार्केट। तो उसको किस तरीके से समझाया गया हम लोग समझते हैं, लेकिन बुल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सांड जो है वो उछालता है, तो उस तेजी को हम बुल कहते हैं। भालू पंजा मारता है, नीचे खींचता। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जिसके बारे में जिक्र किया गया। इसके अलावा
बाजार में सिर्फ बहुत लोग, बड़ा वर्ग ऐसा है दर्शकों का या इस देश के लोगों का, जिनको ये लगता है कि जब बाजार तेजी में होता है तभी पैसे बनते हैं। लेकिन जो लोग देख रहे होंगे सीरीज, हम लोग तो जानते ही हैं कि जब बाजार गिरता है तो भी बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं, शॉर्ट करके पैसा बनाते हैं। तो उसका भी जिक्र इसमें आया है। तो इन तमाम जो टेक्निकल इश्यूज को कहानी एक को में डालना और ये ध्यान रखना कि ये कहानी ऐसा ना हो कि जार्गन में फंस जाए, बड़े बड़े शब्दों में फंस जाए, उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक तो कहानी कसी हुई हो और प्लस उसमें जो टेक्निकलिटीज हैं, जो शेयर बाजार के लोग हैं, वो कमी ना ढूंढ सकें। वो ये ना कह सकें कि भाई ये किसी अनजाने आदमी ने बना दी और इसका मतलब ये नहीं ये होता है, या इस चीज को छोड़ दिया गया। अब बीआर क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें जिसका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो है ध्यान रखा गया कि शॉर्ट फॉर्म में लोग बोल रहे हैं तो कि भाई आप बैंक रेसिप्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं और बाकी किरदारों पर जो काम किया गया है वो बहुत शानदार है, लेखनी जबरदस्त है, अभिनय के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं। बाजार पे एक सैफ अली खान की बाजार आई थी और भी एक फिल्म में कोशिश की गई शेयर बाजार से लिंक करने की, लेकिन जितनी डिटेलिंग इसमें देखने को मिली है वो बड़ा मुश्किल है। और शायद मुझे लगता है इसका कारण भी है कि ये जो जिस किताब पे आधारित है, जिन्होंने इस पूरे मामले को एक्सपोज किया था, सुचिता दलाल बड़ी बिजनेस पत्रकार है, हम लोग लंबे समय से उन्हें पढ़ते आ रहे हैं और उनकी किताब जो आई है उस पर आधारित ये सीरीज रही है, हु वोन, हु लॉस्ट, हु गॉट अवे। तो ये इस किताब तो उससे काफी रेफरेंस मिला होगा टेक्निकल इश्यूज को समझने में, और मुझे लगता है हंसल मेहता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शेयर बाजार से शायद जुड़े होंगे, वरना ये आसान बात नहीं है कि इन तमाम चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान जो है वो रखते हुए इस कहानी का ताना बाना। जी जी जी। एक बहुत विशेष बात जो इस फिल्म में देखने को मिली, हमारे निश्चित तौर पर बहुत सारे दर्शक इसको देखे भी होंगे, और आज का ये दौर जो पत्रकारिता का है, जो कि आप स्वयं भी बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा दौर जिसमें कि इतने बैलेंस्ड तरीके से चीजों को करके, और विशेष रूप से जो अभी आपने नाम लिया सुचिता दलाल का, जिन्हें बाद में पद्मश्री से भी विभूषित किया गया, और उन्हीं की वजह से हर्षद मेहता का, मैं यूं कहूं कि जो पतन का दौर शुरू हुआ, वो शायद सुचिता दलाल ने जो एक पूरा ये इस घोटाले का पर्दाफाश किया, उसकी वजह से ही सब कुछ हुआ। तो ये जो जर्नलिज्म, उस दौर का जो जर्नलिज्म था, विशेष रूप से बिजनेस जर्नलिज्म, क्या आप मानते हैं कि आज के दौर से थोड़ा अलग था या क्या था? ये सुचिता दलाल की कितनी निर्णायक भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में? देखिए, जब अगर आप बिजनेस जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं कि क्या पहले अच्छा था या अब खराब है, मैं मानता हूं कि उससे बेहतर हुआ है, काफी बेहतर हुआ है। छोटी छोटी चीजें, अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में एक बैंक का घोटाला सामने आया, आपके विजय माल्या से लेकर के तमाम लोग जो बाहर हैं, वो तमाम चीजें जो है मीडिया के माध्यम से आई। और मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह की ये सीरीज रही है, एक सीरीज और बननी चाहिए, जो कि चूंकि ये जब घोटाला हुआ था, ये उस समय का सबसे बड़ा घोटाला था, 5,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट बताया जाता है। लेकिन मेरी आंखों के सामने जो मैंने सबसे बड़ा घोटाला देखा था बिजनेस जर्नलिज्म में रहते, वो था सत्यम का। आपको शायद याद हो, रामलिंगा राजू के, और हम लोग चर्चा करते थे कि ये इन्फोसिस और विप्रो, टीसीएस, इसके बराबर की कंपनी वो हुआ करती थी, और कैसे वो पता लगा बाद में कि सारी चीजें ही फ्रॉड थी। और सत्यम को उल्टा करके उन्होंने ठीक एक नाम को उसके उल्टा करके मिटास बना दिया था, और मिटास इंफ्रा के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ। उसमें किस तरीके से फंड्स को ट्रांसफर किया गया, वहां पर भी तमाम जो लूपहोल्स थे उसका फायदा हुआ, और तमाम निवेशक उसमें मरे। अब जो लोग ये समझ के, हम मान लीजिए कि अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि हम जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, उसके आधार पे आप पैसे लगाते हैं, लेकिन जब आपको पता लगे कि ये पूरी की पूरे रिजल्ट्स जो है फ्रॉड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी तरफ से फ्रॉड किया गया, तो कितने लोग उसमें बर्बाद हुए। बाद में उसको जो है टेक ओवर किया गया महिंद्रा की तरफ से, तो उसको कैसे, तो ये भी एक बड़ी कहानी है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि वो समय बेहतर था या इस समय खराब है। बहुत सारी चीजें जो है वो बिजनेस जर्नलिस्ट के द्वारा लाई गई हैं सामने, और सुचिता दलाल ने निश्चित रूप से उनकी एक निर्णायक भूमिका उसमें रही, और इसकी वजह से उनकी पत्रकारिता को भी सम्मान भी मिला, और उनको बाद में जैसा बता रहे हैं पुरस्कार। जी 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 जी। तो तकरीबन 12 एपिसोड और 12 एपिसोड तक बांध के रख पाना निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जो इसमें लीड कैरेक्टर है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक छोटे छोटे कैरेक्टर से बहुत बारीकियत से काम किया गया, उनको उतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। जो लीड कैरेक्टर है उनके बारे में क्या कहेंगे?
सबने जबरदस्त अभिनय किया है। प्रतीक गांधी की बात करें तो उन्होंने तो वाकई में, ठीक है, देखने की अगर हम बात करें, फिजिकलिटी की बात करें तो शायद वो हर्षद मेहता शायद ना लगते हो। हर्षद मेहता थोड़े मोटे थे और उनकी जो लेटेस्ट तस्वीर वगैरह है, लेकिन उस कैरेक्टर में जो जान फूकी है, जो 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 सोच थी हर्षद मेहता की, वो जो लाई गई है ना, वो वाकई में काबिल तारीफ है। श्रेया धन्वंतरी ने सुचेता दलाल की भूमिका के साथ पूरी तरीके से न्याय किया है। छोटी छोटी भूमिका, जैसे रजत कपूर की भूमिका मुझे बड़ी सराहनीय लगी। एक सीबीआई ऑफिसर, मतलब एक जांच एजेंसी किस तरीके से काम करती है, कैसे वो आपको मानसिक रूप से तोड़ती है, उसका मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये लगा कि जिस समय बुलाया जाता है पूछताछ के लिए जो बैंक के मैनेजर थे उनको, और उसके बाद से उनको कहा था कि आप सीढ़ी से ऊपर आइए। जी। और वो ये दिखाता है कि आपको मानसिक रूप से किस तरीके से जांच एजेंसियां तो होती है। और उसके बाद हम लोग तो दिन बिजनेस में, जर्नलिज्म में है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती है, पता लगता है कि आपको फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा मेंटल टॉर्चर किया जाता है कि आप बेइज्जती महसूस करें उसको लेकर के, और आप अपने गुनाह को कबूल करें अपनी चीज। तो वो तो बहुत डिटेलिंग में काम किया गया है, छोटी छोटी। और जो अपराधी जैसा है, अगर मान लीजिए वो अधिकारी लेवल के हैं तो उनको पैदल ऊपर बुला करके बेइज्जत किया जाना, जिनके साथ आप फिजिकल हो सकते हैं उनके साथ थप्पड़ मारना, तो कैसे अलग अलग अपराधियों के साथ काम करना है। एक छोटे छोटे किरदारों पे कितनी मेहनत की गई। एक छोटा सा किरदार था जो कि देश के मशहूर कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण जी का, उनके किरदार को, हालांकि बहुत छोटा सा किरदार था वो, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, और जो लोग अखबार पढ़ते हैं या उससे जुड़े रहे हैं, लोगों की यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि आर के लक्ष्मण इस देश के कॉमन मैन की एक तरीके से छवि प्रस्तुत करने वाले बहुत बड़े कार्टूनिस्ट माने जाते हैं। तो इन छोटे छोटे किरदारों को जो है जिस तरीके से पिरोया गया, डाला गया, निखिल द्विवेदी एक विदेशी बैंकर की भूमिका में बहुत अच्छे हैं। तो मतलब आप सतीश कौशिक बहुत शानदार, एक जैसा हमने कहा कि शेयर बाजार में सिर्फ तेजी करके नहीं, मंदी करके भी कमाते हैं। इनको बिग बुल कहा जाता था हर्षद मेहता को। पहली बार ये बिग बुल शब्द का इजाद उनके लिए किया गया, हालांकि आज की तारीख में वो शब्द का इस्तेमाल राकेश झुंझुनवाला के लिए किया जाता है, लेकिन उस समय पहले देश के बिग बुल जो है वो हर्षद मेहता थे। और वो उनके जो अपोजिट थे सतीश कौशिक जिस भूमिका में थे, उन्हें मंदड़िया कहा था। तो वो शेयर बाजार में मंदी करके, शॉर्ट करके पैसा कमाते थे, उसकी भूमिका के साथ। तो ये छोटे छोटे किरदारों पर जो काम किया गया, सुचेता दलाल के जो पति हैं, मतलब सबने जो है बहुत बेहतरीन काम किया है, कह सकते हैं कि ये कास्टिंग बहुत अच्छी रही और सबने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरीके से न्याय किया। और ये मतलब अच्छी स्क्रिप्ट के साथ आपको अच्छे आर्टिस्ट मिल जाए, मुझे लगता है ये हर्षद मेहता के लिए काम करना थोड़ा सा आसान होगा अच्छे कलाकारों में। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का दौर चल रहा है, बहुत सारी वेब सीरीज अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं। आप मानेंगे कि हर्षद मेहता स्टोरी स्कैम 1992 ये जो वेब सीरीज है गेम चेंजर है? गेम चेंजर है। अब लोगों को ये समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप अपनी कहानी कहना चाह रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, अगर फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो सेंसर बोर्ड है वो वहां पे नहीं है, तो आप कुछ भी परोस दें, आपके पास एक अच्छी कहानी है और उसको आप बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लोग देखेंगे। कोई जरूरी नहीं है उसके लिए आपको अश्लीलता डालने की, फूहड़पना डालने की। बहुत सारी हमने अच्छी कहानियां देखी जिसमें ऐसा लगता है कि जानबूझ करके कुछ ऐसा कंटेंट डाला जाता है जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म। ये निश्चित रूप से गेम चेंजर होगा, और भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस तरह की सीरीज आएंगी। हालांकि कुछ एक आई है, फैमिली मैन हुई, और भी बहुत सारी सीरीज ऐसी रही हैं जो कि परिवार के साथ आप देख सकते हैं, कसी हुई कहानी। निश्चित रूप से गेम चेंजर है, और आने वाले समय में कितनी डाइवर्सिटी हो सकती है कंटेंट के अंदर। आप बिजनेस जर्नलिज्म को लेकर के सीरीज बना सकते हैं, आप किसी और विषय, ये यूनिक सब्जेक्ट था, ये सामान्य सब्जेक्ट नहीं था जहां पर आप किसी खून खराबे की बात कर रहे हो, मर्डर, हत्या, चौतर। एक स्कैम था और उसमें छोटी छोटी चीजों को लेकर के दिखाया गया, कसी हुई कहानी थी। तो ये गेम चेंजर निश्चित रूप से है। आने वाले समय मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियां जिसमें सब्जेक्ट होगा, जिसमें कंटेंट होगा, वो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में देखने को मिलेंगी वेब सीरीज के अंदर, और बहुत लोग इससे प्रेरणा लेंगे। तो हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक जो अभी तक स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी सोनी लिव पे नहीं देखे हैं, वो क्यों ये वेब सीरीज देखें, आपसे जानना चाहेंगे। दो कारण है। एक तो वो लोग देखें जो कहीं ना कहीं से शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं, मेरी तरह बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, शेयर ब्रोकर हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे लगाते हैं, उनके लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। जो नहीं करते हैं, जो कि देश की बड़ी आबादी है, उनको एक ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जिसमें एक तो 90 का दौर, और दूसरा
जिस तरीके से एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति कैसे ऊपर बढ़ता है, कैसे सिस्टम के अंदर की जो लूपहोल्स हैं उसका इस्तेमाल करता है, और किस तरीके से ये दिखाया गया है कि आप अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं और अगर आप बाहर के हैं, जो 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 चर्चा आजकल फिल्मों में भी चल रही है कि ये बाहर के हैं, इनसाइडर हैं, नेपोटिज्म है, तो ये दिखाया गया कि उस दौर में भी नेपोटिज्म था कि लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक बाहर का व्यक्ति आकर के उनके ही जो प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हीं प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए उनसे बड़ा बन जाए। तो वो सिस्टम से कैसे उसको बाहर किया गया, और डायलॉग कितने एक से एक अच्छे हैं, और ये दिखाता है, ये मानसिकता हमारे समाज में है कि जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तो एक जगह हर्षद मेहता का किरदार जो है वो कहता है कि जब आपकी जेब में मनी हो तो कुंडली में शनि होने से फर्क नहीं पड़ता, और वहीं से कहानी बदल जाती है। तो ये जो लोग आस्था में विश्वास करते हैं वो ये भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, समय जब बदलता है तो कहाँ से चीजें, आप भले ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपकी पहुंच हो, लेकिन फिर भी आपको जमीन पे आने में वक्त नहीं लगता है। ऐसे एक चौल में रहने वाला इंसान, बिग बुल कहा गया, जिसे अमिताभ बच्चन कहा गया, शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन के नाम से जाना जाता था, जिसे चीता कहा जाता था, वो 47 साल की उम्र में 2001 में उसकी मौत होती है, और जब उनकी मौत हुई तो उनके ऊपर करीब 600 सिविल केसेस थे और 70 क्रिमिनल केसेस। तो आप सोच सकते हैं कि जो आदमी इतना हजारों करोड़ रुपए, आप सोच सकते हैं हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक, जो और इतनी पावर की आप पॉलिटिकल पावर एंजॉय कर रहे हैं, मनी पावर एंजॉय कर रहे हैं, अपने हिसाब से शेयर चला रहे हैं, और एक दिन के अंदर सब खत्म, और किस तरीके से सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से कितने लोग बर्बाद, इस घोटाले की वजह से, शेयर बाजार के जाने के बहुत लोगों ने ब्याज पे पैसे उठा करके उन्होंने शेयर बाजार में लगाए थे। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो आप देखेंगे तो एक मानवीय एक सीख भी मिलती है कि जब आप ऊपर जाएं तो अपने पैरों को जमीन पे रखते रहें, ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करें। तो और दूसरी बात ये है कि जब आप एक महत्वाकांक्षा अगर आपके अंदर है तो भी आप देख सकते हैं, तो हर तरह के लोगों को मुझे लगता है इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा जब आप सीरीज खत्म करते हैं। तो निश्चित रूप से मेरी तरफ से तो ये सलाह रहेगी कि आप देखें और बहुत सारी प्रेरणा आपको मिलेगी। एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जब नेपोटिज्म का चक्र टूटता है तो हर्षद मेहता जैसे लोग जो नेपोटिज्म के चक्र को तोड़ करके और उनकी स्पेस में एंटर करते हैं शेयर मार्केट, मनी मार्केट में, तो ये सारे परिणाम है। चूंकि जब बहुत सारे और भी लोग थे जो यही प्रैक्टिस कर रहे थे जो हर्षद मेहता ने प्रैक्टिस की, लेकिन हर्षद मेहता प्रकाश में इसलिए आ गए चूंकि वो उस गैंग से ताल्लुक नहीं रखते थे, या उस पार्टिकुलर वो सेगमेंट जो इन सारी चीजों को चला रहा होता है उनसे ताल्लुक नहीं रखते थे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नेपोटिज्म का जो एक पूरा चक्र था उसको तोड़ने की भी सजा मिली हर्षद मेहता को? देखिए, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा कि क्योंकि गलती तो है, उन्होंने गलती की, बाकी लोगों ने भी गलती की, लेकिन क्या सिर्फ अकेले गुनाहगार हर्षद मेहता थे, ये भी एक सवाल है। हर्षद मेहता ने जो सिस्टम के लूपहोल्स थे उसका इस्तेमाल किया, और जो उन्होंने किया वो गलत था, उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। आप पब्लिक के पैसे को इस तरीके से शेयर बाजार में लगा करके बैंकों के साथ और सबके साथ मिलकर, और इसके बाद भी आप पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था। आप देख रहे हैं जहाँ पे आप सिस्टम के अगेंस्ट होते हैं, जहाँ से भी खाली ये नेपोटिज्म का मसला नहीं है कि मतलब खाली परिवारवाद का मसला नहीं है, जब आप सिस्टम से लड़ते हैं और आपको लगता है कि आप सिस्टम से बड़े हो गए, वहां समस्या आती है। जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे बैंक के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जहाँ एक पूरा नेक्सस बना हुआ था जिसका इस्तेमाल आपने देखा होगा कि कैसे जो कोलकाता के स्टॉक ब्रोकर हैं वो भी कर रहे थे, एक विदेशी बैंकर का जिक्र आया, वो भी कर रहे थे, लेकिन वो सबको लूप में लेके चल रहे थे, चीजों को संभाल के चल रहे। लेकिन जैसे आप एकदम से बड़े होते हैं तो फिर निश्चित रूप से जब आप सिस्टम से बाहर जाते हैं और सिस्टम अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है तो सर्वाइव करना मुश्किल है। ये कहना कि हर्षद मेहता सही थे या गलत वो अलग विषय है, लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो प्रैक्टिस करते, उनको भी सजा उतनी ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन शायद वो विक्टिम बने या जो भी है। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग है शेयर बाजार में, क्योंकि मैं शेयर बाजार से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे जब ये घोटाला हुआ था तब मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन जो लोगों से सुना है, जो लोगों से जाना है, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है शेयर बाजार में जो आज भी उनको हीरो मानता है। वो ठीक है, वो दोषी थे, उनपे मुकदमा चल रहा था, वो आरोपी थे, दोषी तो नहीं कहेंगे, उनपे मुकदमा चला, जो भी उनको सजा मिल रही थी, और कस्टडी में ही मौत हो गई जैसा मैंने आपसे कहा। लेकिन ये है कि
लूपो सभी भी सिस्टम में है, जिसका जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, या हम्म। सत्यम जैसी कंपनियां उदाहरण उसका फायदा उठा रही हैं। लेकिन ये है कि इस घोटाले ने इस देश को एक सीख दी, और हर घोटाले के बाद हम देखते हैं कुछ सीख मिलती है। सेबी को बहुत पावरफुल बनाया गया। ये एक बड़ा वो रहा कि सेबी पहले एक टूथलेस टाइगर थी, कोई अधिकार नहीं थे। अब हम देखते हैं कि सेबी के पास बहुत ज्यादा अधिकार है, आपको किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी सख्त कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए, और जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं जो लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं, उसके बाद हमारा सिस्टम और मजबूत होता है और ज्यादा सतर्कता बरती जाती है, और हमेशा कोई बलि का बकरा बनता है। तो शायद उस दौर में बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस खूबसूरत रिव्यू को हमसे साझा करने के लिए। 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे इस फिल्म को, अगर आपको नंबर्स में देखना हो तो? जी, चूंकि बहुत लंबे समय बाद इस तरह की मैंने सीरीज देखी है, हो सकता है मेरे बिजनेस जर्नलिज्म के प्रेम के प्रति थोड़ा सा लगाव ज्यादा है, उसकी वजह से आप कह सकते हैं। लेकिन मैं इसे 8 अंक से ज्यादा ही दूंगा, 8 साढ़े 8 से ऊपर ही अंक दूंगा। हालांकि IMDb रेटिंग तो 9.6 है, तो मेरी तरफ से मैं जितना दे सकता हूँ दूंगा। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत लंबे समय बाद एक साफ सुथरी अच्छी सीरीज, जो कि एजुकेट भी करती है, इन्फॉर्म भी करती है, और सतर्क भी करती है कि कोशिश आप आगे बढ़ने की चाहत में इतनी गलतियां या इस तरह के काम मत करिए, जिससे न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को, आपके आसपास के लोगों को, सबको सफर करना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, अपने खूबसूरत से विचार हमसे साझा करने के लिए, जो आपके इस फिल्म के प्रति थे, वेब सीरीज के प्रति थे। अगले शो में हम रिव्यू करेंगे कालीन भैया, मुन्ना भैया, और साथ में हमारे गुड्डू भैया, यानी कि मिर्जापुर के बारे में। तो अगले शो में मिलेंगे हम लोग मिर्जापुर के साथ। विपुल जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपका सुझाव है हमारे दर्शक। जी जी, नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शक देखें और तुरंत अपनी प्रतिक्रिया भी दें। अगर वो हमारी समीक्षा से सहमत नहीं होते हैं देखने के बाद, तो ये उनका हक है। आप बताएं कि क्या आपको हमारी समीक्षा में कमी लगी, और आपको अच्छा लगती है हमारी समीक्षा, तो देखते रहिए। अपने दर्शकों, अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने परिवार के लोगों के साथ भी इसको साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और विजय जी को सुनते रहिए। बहुत सारी चीजें अपने चैनल पे लाते रहते हैं, नई चीजें। अब एक समीक्षा का इन्होंने नया कार्यक्रम शुरू किया है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये कार्यक्रम सफल हो, और आपके दर्शक जो है वो पूरी तरीके से एंजॉय करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। और हम दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि फिल्म जरूर देखिए, वेब सीरीज देखिए। अब तो आदत पड़ी हुई है फिल्म बोलने की, लेकिन अब वेब सीरीज का जमाना है, लेकिन उसको भी हम फिल्म बोल सकते हैं। तो वेब सीरीज जरूर देखिए, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आए तो जरूर से फीडबैक दीजिए, और अगर ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो जरूर से जाके सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, और साथ ही फेसबुक पेज। विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे मिर्जापुर के रिव्यू के साथ। धन्यवाद। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ, धमाका करने के लिए।